अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल की एक और ऑर्गेनेल जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम द पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो सब जो है एनर्जी पर डिपेंडेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। जितने भी हम फूड्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वो सब जो है आकर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एनर्जी जो है सेल के जितने भी पार्ट्स है उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो दे आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी के पैकेट्स है। तो ये जो है एनर्जी के प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स है, यू कैन से दैट। ये बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दीज आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस में। उसके बाद हम साइज एंड शेप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज और शेप है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब यह है कि ये एक साइज और शेप के नहीं होते। कहीं पर एक शेप में हो गए, कहीं पर किसी दूसरे शेप में हो गए, लेकिन मोस्टली ये राउंड या ओवल शेप में पाए जाते हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो 1000 से 2500 तक हो सकते हैं, बट टिपिकली अगर हम बात करें तो 2000 तक हो सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी टिपिकल सेल में, अगर हम बात करें जनरल, और रेंज इसका यही है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है किसी सेल में, ये उस सेल के एनर्जी नीड्स पर डिपेंड करता है कि उस सेल के एनर्जी नीड्स ज़्यादा है या कम है। जिससे अगर हम कार्डियक मसल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है और इसकी वजह जाहिर सी बात है यही है कि कार्डियक मसल सेल्स जो है उनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो 24 आवर्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सेल्स भी है जिनमें बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होते भी नहीं है। जैसे अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स आर एक्चुअली द मैच्योर आरबीसीज, तो दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन फिर ये राइज होता है कि अगर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो दे गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, जिनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़रूरी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी राइज होती है कि वाई एरिथ्रोसाइट्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि अगर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते तो जो ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो गया होता। ओके, तो फिर देयर वुड बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। और एक और एंगल से अगर हम देखें तो इसलिए भी माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं बिकॉज आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस भी नहीं होती और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज वगैरह। तो ये इसलिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन जो है वो इनके अंदर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। इनमें डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है। यहाँ पर ये जो है मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, साथ में ये भी देखते हैं। देखो, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर ये सेंट्रल न्यूक्लियस, ये जो आपको नजर है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाया है इस स्ट्रक्चर में, यू कैन सी दैट। इसमें ये जो सबसे बाहर वाली एनवेलप आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन जो है ये अपीयरेंस में स्मूथ होती है, बट अगर हम इस आउटर मेम्ब्रेन को फर्दर मैग्नीफाई करें तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह के पोर्स नजर आएंगे। देखो, इस तरह के पोर्स, इन पोर्स को पोरिन्स का नाम दिया जाता है, पोरिन्स।
ये प्रोटीन्स जो है इनको स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स ने बनाए होते हैं। ये जो रेड में आपको नजर आए, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स जिनके अंदर पोर्स है। इन पोर्स का नाम पोरीन्स है, और वो प्रोटीन्स जो है दे आर कॉल्ड एज द पोर फार्मिंग प्रोटीन्स। इनका एक और नाम भी है वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स। अच्छा, इनका जो रोल है वो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करना इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोसोल ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे पास इनमें न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं वगैरह। दूसरी जो है वो है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज एक्चुअली फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म रिजेस कॉल्ड क्रिस्टी, यानी इनकी स्मूथ अपीयरेंस नहीं होती। ये जो है अंदर की तरफ फोल्ड होकर कुछ रिजेस बनाते हैं जिनको क्रिस्टी का नाम दिया जाता है, सिंगुलर क्रिस्टा। देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये जो है आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नेक्स्ट जो है आ रही है, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसके दो साइड्स होते हैं, एक मैट्रिक्स साइड जो है ये दिस वन। देखो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ की जो साइड है दिस इज साइटोप्लाज्मिक साइड बिकॉज इट इज टुवर्ड्स दिस साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स साइड है ये इसके ऑपोजिट वाला साइड, ये इधर की तरफ जो साइड है इस मेम्ब्रेन की, ये जो इधर है ये साइटोप्लाज्मिक साइड हो गई। ये रेड वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन की तरफ की जो साइड है इसको साइटोप्लाज्मिक साइड या पी साइड कहते हैं, और इन साइड की तरफ जो फेस है उसको हम मैट्रिक्स साइड या एन साइड कहते हैं। अच्छा, एन साइड इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, और जो साइटोप्लाज्मिक साइड है इसको पी साइड इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये रेड में जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये देखो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड्स बन रही है इसके। ये फोल्ड्स जो है दिस आर एक्चुअली कॉल्ड एज क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। ये जो है इस तरह से फोल्ड होकर सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, तो अगर सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शंस इफेक्टिवली होंगे और जल्दी होगी। उसके बाद जो है एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ जाती है। ये देखो यहाँ पर ये मैंने ग्रीन में शो किया है, ग्रीन डॉट्स के साथ। ये रेड और ये आउटर ब्राउन जो आउटर मेम्ब्रेन है इनके बीच की जो स्पेस आ रही है दिस इज एक्चुअली नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन्स के दरमियान, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। उसके बाद जो है मैट्रिक्स आ जाती है। मैट्रिक्स को एक और नाम भी दिया जाता है माइटोसोल। मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज माइटोसोल। ओके, तो मैट्रिक्स और माइटोसोल ये क्या है? ये वो एरिया है, एक फ्लूइड है एक्चुअली विच इज बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पर ये जो एरिया है सारा, ये रेड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो आ रही है, ये सारा जितना भी एरिया है दिस इज एक्चुअली अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में जो है मुख्तलिफ किस्म के माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें आ जाते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए होती है वो असल में माइटोजेनोम कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दूसरे ऑर्गेनेल्स की निस्बत डिफरेंट इसी वजह से है कि इसका अपना एक जीनोम है, विच इज एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट इट, कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि खुद को रिप्लिकेट कर सकती है, खुद की अपनी जो है अपनी कॉपीज खुद बना सकती है। इसी वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो क्लोरोप्लास्ट में भी आप लोगों ने ये फैक्ट देखी होगी कि क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल थी। अच्छा, ये जो माइटोजेनोम होता है यानी इसकी जो डीएनए होती है दिस इज एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड होती है और सर्कुलर डीएनए होती है। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में ये जो सर्कुलर मैंने ड्रा किया है दीज आर एक्चुअली द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएस। यहाँ पर एक को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया है, तो इसको अगर आप मैग्नीफाई करके दिखाओ तो डबल स्ट्रैंडेड है, देखो डबल स्ट्रैंडेड है और है भी सर्कुलर।
सर्कुलर फैशन में और डबल स्ट्रैंडेड। दिस इज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसको हम mtDNA और mDNA सिंपली भी कह सकते हैं। अच्छा, ये माइटोजेनोम जो है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, इसको जब कंपेयर किया गया प्रोकैरियोट्स के जीनोम के साथ तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी, बिकॉज प्रोकैरियोट्स की जीनोम में भी हमने बात की थी कि वो भी सर्कुलर होती है और ये भी सर्कुलर है, और भी मतलब बहुत ज़्यादा मैचिंग थी। तो एक थ्योरी है जिसको हम सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं या एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके मुताबिक जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ इस तरह वजूद में आए हैं कि फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, एरोबिक बैक्टीरिया स्पेशली, उनके सेल्स जब एनएरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स के साथ फ्यूज कर गए तो उसके नतीजे में एरोबिक यूकैरियोट्स वजूद में आ गए। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, विच आर एक्चुअली द प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते। ये जो है ये राइबोसोम्स जो है ये 10% ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी इसके अलावा जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स है वो बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। बट 10% जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें से 10% इसके अपने होते हैं, मतलब अपने राइबोसोम्स के जरिए वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने अभी बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ एटीपीज, दे आर द एनर्जी प्रोड्यूसर्स ऑफ द सेल्स। तो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, बट मतलब कौन से एनर्जी के स्टेप्स कहाँ पर होते हैं, किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है और फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन या जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ये दो किस्म के रिएक्शंस मैट्रिक्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बातें याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट से, बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, जैसे कि फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम्स B, C1, CA, A3 एंड कपलिंग फैक्टर्स, ये जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होते हैं। और इस वजह से जो क्रिस्टी की बात की थी हमने, वो सरफेस एरिया बढ़ाकर ये रिएक्शन जो है इसमें हेल्प करते हैं। मैट्रिक्स के जो एंजाइम्स है ये बीटा ऑक्सीडेशन के अलावा और सिट्रिक एसिड साइकिल के अलावा ये सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया में भी हेल्प करते हैं। अब जो है हम माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज या जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथीज भी कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि असल में क्या है। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज या माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथीज, दीज आर अ ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के एक ग्रुप का कंबाइंड नेम है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के काज क्या है इनका, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के नतीजे में आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एक्चुअली किसके नतीजे में होती है? जाहिर सी बात है म्यूटेशंस के नतीजे में होती है। स्टूडेंट्स, अब मसला ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए है। तो जब इस डीएनए में कभी कभी म्यूटेशंस होते हैं तो इनके नतीजे में माइटोकॉन्ड्रियोपैथी, कोई माइटोकॉन्ड्रियोपैथी नतीजे में आ जाती है। कोई भी ऐसी डिजीज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के म्यूटेशन के साथ रिलेटेड हो, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियोपैथी कहते हैं। अच्छा, अब ये माइटोकॉन्ड्रियोपैथी जो है, दिस कैन बी इनहेरिटेड। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि ये हेरिटेबल है। अब हेरिटेबल तो है, बट ये बात याद रखो हमेशा कि ये ऑलवेज जो है मदर साइड की तरफ से होगी, फादर से नहीं होगी। बिकॉज मदर के ओवम जो होता है, ओवम उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बट स्पर्म के हेड में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। स्पर्म की सिर्फ उसमें न्यूक्लियस जाती है, सिर्फ हेड होती है, वो फ्यूज कर जाती है। तो जो रिजल्टिंग ज़ाइगोट होता है उसके अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एक्चुअल में ओवम की तरफ से आए होते हैं। तो वी कैन से कि माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज आर हेरिटेबल बट फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज जो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कभी कभी एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में मसल फैटीग्स हो जाती है,
उसके अलावा एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज्ड प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस तरह कुछ पेशेंट्स में एंटीबायोटिक इंड्यूस डिफनेस भी देखा गया है, जैसे कि जब वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेरोमोमाइसिन, जेंटामाइसिन लेते हैं तो उसकी वजह से डिफनेस एक्सपीरियंस करते हैं। और हार्ट एंड नर्वस सिस्टम जो है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये जो है ऑक्सीडेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से जब वो प्रॉपर नहीं होती तो ये जो है इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है LHON, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट डिजीज टू बी आइडेंटिफाइड। यू कैन से कि इट इज द फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियोपैथी टू बी आइडेंटिफाइड। ये क्या है असल में? सडन ब्लाइंडनेस इन अर्ली एडल्टहुड। जैसे ही बंदा एडल्टहुड स्टेज में इंटर होता है तो उसके बिल्कुल अर्ली स्टेज में वो ब्लाइंड हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस केस रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज। और भी बहुत सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रियो मायोपैथीज भी है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं इनके, बट वी आर नॉट गोइंग टू दोज डिटेल्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, कामयाबियां मुकद्दर हो, और इल्म फैलाने की इस सफ़र में हमारा साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।